नमस्कार। सुबह के 11 बज चुके हैं। मैं हाजिर हूं देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर। शुरुआत कर लेते हैं इस बुलेटिन के इस वक्त के अहम सुर्खियों के साथ। स्लोवाकिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक अंदाज में हुआ भव्य स्वागत। आज स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। ईरान डील फाइनल होने की खबर से झूमा ग्लोबल मार्केट। तेल के भी दाम गिरे। ट्रंप ने कहा टोल फ्री होगा हॉर्मुज। 19 जून को स्विट्जरलैंड में होंगे दस्तखत। उत्तर प्रदेश की आर्थिक तरक्की में जुड़ गया नया इंजन। नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से शुरू हुई कमर्शियल फ्लाइट्स। आम लोगों में खुशी की लहर। बागी टीएमसी सांसदों ने स्पीकर से मांगी लोकसभा में अलग बैठने की जगह। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का ऐलान। तो वही ममता गुट की दलील, जिस पार्टी के चिन्ह पर जीते उससे अलग गुट बनाना असंवैधानिक। देश के कई हिस्सों में बदला मौसम का मिजाज। कहीं बूंदाबांदी तो कहीं झमाझम बारिश ने गिराया तापमान। उमस ने भी किया परेशान। और फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से दी करारी मात। आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स ने खेला ड्रॉ। सबसे पहली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा से जुड़ी हुई। इस समय प्रधानमंत्री स्लोवाकिया में हैं। 14 से 16 जून तक की उनकी यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ने वाली है। दरअसल आपको बता दें 1993 में स्लोवाक गणराज्य की स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। होटल पहुंचने पर पीएम का पारंपरिक तौर तरीकों से स्वागत किया गया। उनका अभिनंदन स्लोवाक संस्कृति और परंपरा के अनुरूप हुआ। स्लोवाक संस्कृति में इस तरह का स्वागत आतिथ्य, सम्मान और सद्भावना का प्रतीक है। प्रधानमंत्री के शानदार अभिनंदन की कड़ी में पारंपरिक स्लोवाक लोक नृत्य प्रस्तुति भी हुई। वहीं लूचनित्सा कला दल ने प्रधानमंत्री का स्वागत वंदे मातरम के सामूहिक गायन के साथ किया। साथ ही एक स्लोवाक बैंड महादेव कीर्तन प्रोजेक्ट ने वैदिक मंत्रों और भक्ति संगीत की प्रस्तुति देकर उनका स्वागत किया। इस बैंड का नाम है महादेव कीर्तन प्रोजेक्ट। स्लोवाक बैंड ने वैदिक मंत्रों और भक्ति संगीत की प्रस्तुति देकर पीएम मोदी का स्वागत किया। महादेव कीर्तन प्रोजेक्ट नाम के इस बैंड के फाउंडर मारेक जिलिनेट्स ने बात की डीडी न्यूज संवाददाता चंद्रशेखर जोशी से। जब प्रधानमंत्री यहाँ पर स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा पहुँचे तो यहाँ पर महादेवा कीर्तन प्रोजेक्ट की ओर से उनका स्वागत किया गया। आप देख रहे हैं भगवान महादेव की यहाँ पर मूर्ति है और ये लोग जो भजन उस वक्त गा रहे थे वो भारत के भजन थे। तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ स्लोवाकिया में महादेवा कीर्तन प्रोजेक्ट कैसे है। तो मारेक मेरे साथ हैं। दरअसल मारेक भारत गए थे और क्या कुछ हुआ था मैं आपको बताऊंगा। When I first time visit India, I started to love mantras and mantras give me something that any other music don't. That something bigger inside of mantras, and I needed to do it like my spiritual practice, and all of us, it's mantras became spiritual practice, and this gift of mantras I would love to spread to people here in this small area of the world called Slovakia, to bring them this power, this option of kind of meditation or all miracle about it. So that's why I needed to do it in this way for people. When you created this band or Mahadeva Kirtan project, what is the response of Slovak people for your project?
It's beautiful. It's slowly become bigger and bigger. Yeah, but we also play in Czech Republic and Austria, and the response is very beautiful. मारेक बता रहे हैं किस तरह से जो भारत की संस्कृति है, भारत की सभ्यता है, जो भारत की सनातन संस्कृति है, उससे किस तरह से मारेक ने प्रेरणा ली। वो भारत गए और उन्होंने जो भारत के भजन हैं, कीर्तन हैं, उनको स्लोवाक म्यूज़िक के साथ मिलाया। और आप देख रहे हैं इन्होंने पूरा एक यहाँ पर टीम बनाई हुई है और ये स्लोवाक म्यूज़िक के साथ जो भारत के भजन कीर्तन है उनको इन्होंने मिला के यहाँ पर स्लोवाकिया के अंदर तैयार किया है। और काफ़ी अच्छा जो स्लोवाकिया के लोग हैं वो इसको पसंद करते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो भारत की सभ्यता है, भारत की जो संस्कृति है, उसका प्रभाव कोसों दूर यहाँ स्लोवाकिया में भी दिखाई दे रहा है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा से। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर वहां मौजूद भारतवंशियों ने प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। पीएम ने भी उनका अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद जब डीडी न्यूज ने इनसे बात की तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन सबने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने को ना भूलने वाला पल बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया पहुंच चुके हैं और काफी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्लोवाकिया की प्रधानमंत्री की ये यात्रा है। और आपने देखा कि किस तरह से भारी समुदाय में यहाँ पर भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। काफी लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर आए और आप लोगों की मुलाकात हुई प्रधानमंत्री से, कैसा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा लगा। इंडिया के पहले प्रधानमंत्री हैं जो स्लोवाकिया है, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा ये बात जानकर कि दोनों देशों में दोस्तियाँ बढ़ रही है। बहुत अच्छा लगा उनसे हाथ मिलाने से। तो बहुत हम्बल है, बहुत पेशेंस है, बहुत एक्टिव है। बहुत अच्छा लगा। ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा लगा उन्हें मिल के। जय श्री राम। बहुत ज़बरदस्त, जैसे उनकी एनर्जी है, हम सबको भी एनर्जी उन्होंने हमारी अब कर दी। धन्यवाद उनका आने के लिए स्लोवाकिया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए किस तरह का उत्साह यहाँ पर, आप देखिए किस तरह का उत्साह है लोगों में। और अभी अभी इन सब की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है, काफी उत्साहित हैं ये सब लोग। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, ब्रातिस्लावा, स्लोवाकिया से। भारत और स्लोवाकिया की बात की जाए तो दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ता सहयोग विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी का रूप ले रहा है। खासकर बात की जाए रक्षा क्षेत्र की तो रक्षा क्षेत्र में स्लोवाकिया की हथियार बनाने वाली कंपनी ग्रैंड पावर कोयम्बटूर के पास अपनी एक सहायक कंपनी स्थापित करने की प्रक्रिया में है। वही बात सितंबर 2023 की जाए तो यहां में भारत और स्लोवाकिया ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी जानकारी के आदान प्रदान पर एक MOU पर हस्ताक्षर किए थे। जून 2017 में भारत ने स्लोवाकिया की पहली सैटेलाइट SK-क्यूब को भी लॉन्च किया था। साथ ही भारत और स्लोवाकिया के बीच साइबर सुरक्षा और डिजिटल समेत अन्य उभरती तकनीकों में सहयोग पर भी चर्चा चल रही है। स्लोवाकिया के नित्रा शहर में टाटा मोटर्स के जैगुआर लैंड रोवर का प्लांट होने के अलावा TCS और कई अन्य भारतीय कंपनियां वहां सक्रिय हैं। साथ ही स्लोवाकिया में करीब 11,000 भारतीय प्रवासी रहते हैं। स्लोवाकिया में योग हो, आयुर्वेद हो या फिर भारतीय व्यंजन हो, इसकी लोकप्रियता भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अगर रक्षा क्षेत्र की बात की जाए या और अन्य क्षेत्रों की बात की जाए जिसमें तकनीक शामिल है, साइबर सुरक्षा शामिल है, फिर योग और आयुर्वेद शामिल है, ऐसे में दोनों देश यहाँ पास आते हुए नजर आ रहे हैं। आइए अब आर्थिक प्रगति कैसे हो रही है दोनों देशों की, ये भी जान लेते हैं। दोनों देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों का असर व्यापार में भी साफ देखने को मिल रहा है। आंकड़े आपको बताते हैं। स्लोवाक सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में भारत स्लोवाकिया का जो द्विपक्षीय व्यापार है वो $1 अरब को पार कर रहा है। उसको पार करते हुए रिकॉर्ड $1.3 अरब पर पहुंच गया है। ये 2025 की बात करते हैं। यहाँ और बढ़कर $1.8 अरब ये पहुंच गया और इसमें भारत ने स्लोवाकिया को $1.5 अरब का निर्यात और स्लोवाकिया से $28.4 करोड़ का आयात किया। व्यापार के अलावा राजनयिक स्तर पर भी स्लोवाकिया भारतीय हितों के पक्ष में खड़ा रहा है। स्लोवाकिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का भी समर्थन करता रहा है। साथ ही स्लोवाकिया ने साल 2025 में जब भारत के पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसकी भी कड़ी निंदा की और भारत के साथ एकजुटता दिखाई थी।
भारत स्लोवाकिया के रिश्तों में कैसे गर्मजोशी दिखाई दे रही है और यहां से नया अध्याय कैसा लिखता हुआ नजर आएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया में है। ग्राउंड जीरो ब्रातिस्लावा यानी कि स्लोवाकिया की राजधानी से चंद्रशेखर जोशी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनका रुख करते हैं। चंद्रशेखर, जिस तरीके से भारत स्लोवाकिया के रिश्तों में हम देख रहे हैं, चाहे वो व्यापार हो, रक्षा क्षेत्र हो, राजनयिक क्षेत्र हो, अनेक क्षेत्रों में यहाँ नजदीकी आती हुई नजर आती, लेकिन तकनीक के क्षेत्र में खासा फोकस है। और क्योंकि स्लोवाकिया में ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज बहुत है, ऑटोमेटिव क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है, ऐसे में दोनों देशों के लिए कैसे विन विन सिचुएशन हो सकती है जब प्रधानमंत्री स्लोवाकिया में है? बिल्कुल, देखिए, भारत और स्लोवाकिया के बीच में जो संबंध हैं वो दोनों देशों के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाले हैं। एक तो जिस तरह से आंकड़ों के अनुसार हमने बताया कि किस तरह से पिछले कुछ सालों में ये व्यापार काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, और इस व्यापार की बात करें तो इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर का काफ़ी इसमें योगदान है। यहाँ स्लोवाकिया में भारी मात्रा में कारों का उत्पादन किया जाता है, और कारों के उत्पादन में जो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जो ऑटो पार्ट्स होते हैं, उसके अलावा कारों में आपके टायर है, टायर के अलावा दूसरे जो कारों में लगने वाली सामग्री है वो भारत से यहाँ पर एक्सपोर्ट होती है। तो भारत के जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के निर्माता हैं, एक्सपोर्टर हैं, उनको काफ़ी इससे फ़ायदा होता है। और प्रधानमंत्री की इस यात्रा से ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में दोनों देशों के बीच में व्यापार चल रहा है, ये और बढ़ने की यहाँ पर उम्मीद की जा रही है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर के अलावा अगर हम बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जो है जेनरिक मेडिसिन का बहुत बड़ा उत्पादक है, और यहाँ पर भारतीय जेनरिक जो दवाइयाँ हैं यहाँ पर सस्ते रेट में यहाँ पर पहुँचती हैं, तो इसका भी स्लोवाकिया को फ़ायदा होगा और साथ ही साथ भारत को भी इसका फ़ायदा होता है। इसके अलावा टेक्सटाइल है, टायर है, मोबाइल है, ये सब वो सामग्रियां हैं जो भारत यहाँ पर निर्यात करता है। और आने वाले समय में जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है, नई नई तकनीक आ रही है, ऐसे में भारतीय आईटी कंपनियों के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप है। चाहे हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें और डिजिटल फील्ड की बात करें, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें, तो इस क्षेत्र में भी आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है काफ़ी बढ़ने वाला है। और अगर हम स्लोवाकिया की बात करें तो भारत एक बड़ा बाजार है, काफ़ी तेज़ी से विकसित हो रहा है, और स्लोवाकिया से भारत में जो ऑटोमोबाइल कार हैं वो भारत में पहुंचती हैं। उसके अलावा इंजीनियरिंग का जो सामान है, हैवी मशीनरी है, वो भारत में पहुंचती हैं। तो ये दोनों देशों के लिए काफी विन विन ये सिचुएशन है। बिल्कुल, दोनों देशों के लिए ये विन विन सिचुएशन है। हम योगा की बात करें, संस्कृति की बात करें या इंडियन क्यूजीन की बात करें, जी, नए नए क्षेत्र यहाँ तलाश रहा है भारत भी, और चाह रहा है कि दोनों देशों के बीच जो नजदीकी है वो और बढ़े। और 1993 के बाद जब स्लोवाकिया आज़ाद हो, उसके बाद पहली बार है जब प्रधानमंत्री स्लोवाकिया की सरजमी पर पैर रखा है उन्होंने। अगर आज की बात करें चंद्रशेखर, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम रहने वाले हैं? आज वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात है, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात है, और क्या खास रहने वाला है आज? बिल्कुल, देखिए, आज के अगर कार्यक्रमों की बात करें तो कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री और स्लोवाकिया के जो प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट फीको, उनके बीच में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत यहाँ पर होगी। दोनों देशों के बीच में बातचीत होगी, द्विपक्षीय बातचीत होगी। और भारत और स्लोवाकिया के बीच में जिस तरह से हाल के वर्षों में हमने देखा है कि ये संबंध काफ़ी तेज़ी से विकसित हुए हैं, तो आज इस मुलाकात के बाद ये जो संबंध हैं ये और अपग्रेडेड हो जाएंगे। और उसके अलावा प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया के राष्ट्रपति से भी यहाँ पर मुलाकात होगी। हाल ही में भारत में एआई इम्पैक्ट समिट हुआ था, तब स्लोवाकिया के जो राष्ट्रपति हैं पेलेग्रिनी, वो भारत आए थे। तो ये मुलाकात भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा यहाँ पर एक अननोन सोल्जर्स का एक टॉम है, वहाँ पर प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और योगा का भी एक छोटा सा कार्यक्रम है, बाद में हम उसके दृश्य भी आपको दिखाएंगे। और उद्योग जगत के लिहाज से भी आज के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जी, साथ साथ चंद्रशेखर, मैं यहाँ ये पूछना चाहूंगी, स्लोवाकिया यूरोप में आता है और हाल ही में यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी मदर ऑफ ऑल डील्स जिसे कहा जा रहा है वो हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्लोवाकिया जाना उस जो डील है उसमें स्लोवाकिया के साथ आगे बढ़ते हुए व्यापारिक संबंध को कितनी मजबूती देगा?
देखिए, भारत के लिए स्लोवाकिया जो है गेटवे ऑफ यूरोप की तरह काम कर सकता है, यानी कि मध्य यूरोप की हम बात करें तो यहाँ पर स्लोवाकिया है। भारतीय कंपनियां स्लोवाकिया का उपयोग कर सकती हैं यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और यहाँ पर अपने सामानों को एकत्र कर स्लोवाकिया से यूरोप के दूसरे देशों में पहुँचाने के लिए। और जो अभी मदर ऑफ ऑल डील्स हुई है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री यूरोप के कई देशों की यात्रा कर चुके हैं। कल फ्रांस में भी प्रधानमंत्री थे। तो एक तरफ यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड डील और उसके अलावा जो विभिन्न देश हैं यूरोप के, उनके साथ एक द्विपक्षीय जो संबंध हैं वो मजबूत हो रहे हैं। तो ये भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए और भारत जो डाइवर्सिफाई करना चाहता है अपने व्यापार को, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे भारत में रोजगार भी बढ़ेगा, भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है स्लोवाकिया। तो कई नए आयाम यहाँ से बनते हुए नजर आएंगे। चंद्रशेखर, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब बात कर लेते हैं G7 समिट की, जो आज से फ्रांस के एवियन शहर में हो रही है। अमेरिका का बढ़ता कर्ज, चीन की कमजोर घरेलू मांग और यूरोप में सुस्त निवेश, ये तीनों मिलकर वैश्विक विकास के लिए नई चुनौती पैदा कर रहे हैं। G7 से जुड़े प्रमुख अर्थशास्त्रियों की ताजा रिपोर्ट ये चेतावनी दे रही है कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो आर्थिक अस्थिरता का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन इसी बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत के लिए नए अवसर भी उभर रहे हैं। आखिर दुनिया की इस आर्थिक तस्वीर में भारत की भूमिका क्या हो सकती है? देखिए एवियन फ्रांस से अजय मिश्र की एक खास रिपोर्ट। फ्रांस के एवियन शहर में होने जा रही G7 शिखर सम्मेलन की प्राथमिकताएं तय हो चुकी हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने स्पष्ट किया है कि दुनिया की तमाम वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं चर्चा करेंगे वैश्विक आर्थिक असंतुलन की, बात होगी इनोवेशन की, AI की और दूसरे कई सारे भू राजनीतिक संकटों की। लेकिन अभी अर्थशास्त्रियों की ये ताजा रिपोर्ट बताती है कि अभी जो वैश्विक आर्थिक असंतुलन पूरी दुनिया में चल रही है, वो भारत के लिए एक सुनहरा अवसर भी साबित हो सकती है। दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह G7 की अध्यक्षता इस वर्ष फ्रांस के पास है। इस बीच G7 इकोनॉमिस्ट्स मेमो ऑन ग्लोबल इम्बैलेंसेस शीर्षक से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका, चीन और यूरोप के बीच बढ़ता आर्थिक असंतुलन भविष्य में वैश्विक व्यापार, निवेश और वित्तीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। इस बीच प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों ने एक अहम रिपोर्ट जारी कर वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर चेतावनी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 3 सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियां अलग अलग चुनौतियों से जूझ रही हैं। अमेरिका लगातार बड़े व्यापार और बजट घाटे का सामना कर रहा है। अमेरिकी सार्वजनिक ऋण उसकी जीडीपी के लगभग 120% तक पहुंच चुका है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यदि यही स्थिति रही तो वैश्विक वित्तीय बाजारों पर दबाव बढ़ सकता है। चीन की अर्थव्यवस्था अभी भी निर्यात और बचत पर ज्यादा निर्भर है, जबकि घरेलू मांग कमजोर बनी हुई है। रिपोर्ट का सुझाव है कि चीन को स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर खर्च बढ़ाना चाहिए, जिससे अर्थव्यवस्था अधिक संतुलित बन सके। वहीं यूरोप के पास पूंजी और बचत तो पर्याप्त है, लेकिन निवेश की गति धीमी है। रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर और नई तकनीकों में बड़े निवेश से यूरोप की आर्थिक वृद्धि को गति मिल सकती है। जानकार कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के मंच से पूरी दुनिया को बड़ा संदेश दे सकते हैं। G7 की प्रायोरिटीज निकल करके आई हैं, जिसमें इनइक्वालिटी, डेट और सस्टेनेबल फाइनेंस एक मेजर क्राइसिस के रूप में आके गए। इस मौके पर जब विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 से लगातार इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे G20 और ब्रिक्स में लगातार प्रधानमंत्री की भागीदारी रही है, तो इस भागीदारी को आगे बढ़ाने की दृष्टि से विश्व के इन तमाम संकटों में जहां भारत कई क्षेत्रों में नए सॉल्यूशंस और नए आयाम लगातार दे रहा है, उनकी भागीदारी एक महत्वपूर्ण मौका हमारे लिए होगा। भारत के लिए इस रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण संकेत छिपे हैं। वैश्विक कंपनियां चीन पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही हैं। भारत के पास विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, रक्षा उत्पादन और वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का बड़ा अवसर है। मेक इन इंडिया,
PLI योजना और बुनियादी ढांचे में बढ़ते निवेश से भारत पहले ही इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। यदि चीन घरेलू मांग बढ़ाता है और यूरोप निवेश बढ़ाता है तो भारतीय निर्यातकों के लिए नए बाजार खुल सकते हैं। रिपोर्ट में AI क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे निवेश को लेकर भी चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि निवेश वास्तविक आर्थिक क्षमता से आगे निकल गया तो भविष्य में वित्तीय बुलबुले जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2026 में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान पूरी दुनिया को ये साफ संदेश दिया था कि भारत केवल AI का उपभोक्ता नहीं बल्कि AI का निर्माता बनेगा। कुछ लोगों को AI में डर दिखाई देता है, लेकिन भारत को AI में भविष्य और भाग्य दिखाई देता है। AI इम्पैक्ट समिट में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। जाहिर है भारत के लिए ये अवसरों का भी समय है और सतर्क रहने का भी। यदि भारत निवेश, विनिर्माण और निर्यात क्षमता को लगातार मजबूत करता है तो आने वाले दशक में वो वैश्विक विकास का एक प्रमुख केंद्र बन सकता है। फ्रांस की G7 अध्यक्षता के दौरान ये बहस और तेज होगी कि दुनिया को आर्थिक असंतुलन, भू राजनीतिक तनाव और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के बीच किस तरह अधिक टिकाऊ विकास मॉडल की ओर बढ़ना चाहिए। एवियन फ्रांस से अजय मिश्र की रिपोर्ट, DD न्यूज। G7 शिखर सम्मेलन में भारत भी शामिल होगा। पीएम मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस समिट में भारत ये 13वीं भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 समिट में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दौरान खास बात यह रही है कि भारत हमेशा से ऐसे बड़े मंचों पर ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाता रहा है। इस बार समिट में संतुलित, साझा और टिकाऊ वैश्विक आर्थिक विकास पर चर्चा की जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अहम विषय हो सकता है। नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को मजबूत करने पर भी जोर दिया जाएगा। तो ये तमाम मुद्दे रहेंगे G7 समिट में। और G7 शिखर सम्मेलन में भारत भी शामिल हो रहा है। ये 7वीं बार है जब शामिल हो रहा है। और आपको पता है कि जिस तरीके से G7 शिखर सम्मेलन में या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मुखर किया है, अब ये देखना होगा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कैसे रहता है। यहाँ हमारे साथ एवियन से, फ्रांस से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अजय मिश्र। आइए उनके पास चलते हैं। अजय, अगर ग्रुप ऑफ 7 की बात करें तो ये कुछ एडवांस्ड अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जिसमें भारत भी अब शामिल हो रहा है और पहले भी शामिल होता रहा है। क्या प्रमुख मुद्दे रह सकते हैं इस बार, क्योंकि पहले के मुकाबले वैश्विक परिदृश्य में बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। फिर पश्चिम एशिया पे संकट हो, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा हो, ऐसे में ये देश मिलकर किस तरीके से किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे? भारत ग्लोबल साउथ की एक बार फिर आवाज को किस तरीके से मुखर करता हुआ नजर आएगा? नमस्कार भावना, एवियन शहर से आप सभी को प्रणाम। और जिस तरह से कि आपको पता है कि 15 से 17 जून तक G7 शिखर सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। इस बार फ्रांस इसकी अध्यक्षता कर रहा है और फ्रांस के राष्ट्रपति जब AI इम्पैक्ट समिट के लिए भारत में थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष अतिथि के तौर पर न्योता दिया था। आपको याद होगा कि 2019 में पहली बार फ्रांस ने ही अतिथि के रूप में न्योता दी और प्रधानमंत्री मोदी तब से लगातार G7 की शिखर बैठकों में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होते रहे हैं। यहाँ का जो आउटरीच सेशन है उसको संबोधित करेंगे और बहुत सारे जो सेशंस उन्होंने अटेंड किए हैं, कई बड़ी बातें उन्होंने इस फोरम के जरिए कही हैं, उस पर हम आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे। ये समिट इसलिए खास है भावना क्योंकि इस वक्त जिस तरह से आपने कहा कि जो भू राजनीतिक परिस्थितियां हैं, चाहे वो रूस यूक्रेन संकट हो, चाहे मिडिल ईस्ट में ऊर्जा की क्राइसिस हो, पूरे दुनिया में फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल क्राइसिस को लेकर के जो तमाम चिंताएं हैं उसको लेकर के यहाँ पर चिंता बताए जाने की उम्मीद है, चर्चा होने की उम्मीद है। प्रेसिडेंट मैक्रो स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर डिस्कशन करना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। दूसरी बात वो क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के चर्चा करेंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्रांस ने चाइना को न्योता तो दिया है लेकिन चीन ने उस न्योते को अस्वीकार कर दिया है क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स पर सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं बात करने जा रही हैं। तो चाइना का ना होना लेकिन उसके क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर बात होना, ये एक बड़ी बात है। भारत, क्योंकि आपने कहा ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में देखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से क्योंकि भारत इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। G7 की अध्यक्षता फ्रांस के पास है और अमेरिका कर रहा है G20 की अध्यक्षता। क्योंकि G20 के जो मायने हैं, जो मुद्दे हैं, जो अमेरिका इस वक्त प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो बहुत ही सीमित हो गया है क्योंकि भारत ऑलरेडी उस पर काम कर चुका है G20 में।
ब्रिक्स की अध्यक्षता के तौर पर अभी हमने देखा एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के भारत कई सारी बैठकें आयोजित कर रहा है और अध्यक्षता कर रहा है। G7 में भारत एक ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के तो उभरेगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात है वो भी पूरी दुनिया के लिए कौतूहल का विषय है और सारी दुनिया भू राजनीतिक लिहाज से इस G7 शिखर सम्मेलन को बहुत ही बेसब्री से देख रही है, जिसकी शुरुआत आज शाम को यहाँ पर आधिकारिक तौर पर हो जाएगी। अजय, इसके साथ एक और मेरा सवाल यह है कि अगर हम G7 को देखें और भारत को देखें, भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में आज गिना जाता है। वैश्विक पटल पर देखें तो भारत का वर्चस्व बड़ा है हर लिहाज से। वैश्विक परिदृश्य में देखें तो चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है और जिस तरीके से प्रगति चल रही है भारत की, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भी लगातार उभरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में G7 के ये एडवांस्ड इकोनॉमीज भारत को किस नजरिए से देखती है? भारत को इस वक्त ग्रोथ के इंजन के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि पूरे दुनिया की जो रफ्तार है विकास की भावना वो भारत के ऊपर टिकी हुई है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खुद आंकड़े बताते हैं कि पिछले वर्ष भारत ने वैश्विक विकास में 17% का योगदान दिया और योगदान बढ़ने वाला है, हो सकता है 20% तक जाए। और आप सोचिए पूरे दुनिया की ग्रोथ का अगर 1/5 हिस्सा किसी बड़े देश से आता है और सबसे बड़ी लार्ज इकोनॉमी में हम लगातार साल दर साल सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बने हुए हैं तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, तो ये दिखाता है कि जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, जो हमारा रिफॉर्म प्रोसेस है, जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी की हमारी रिफॉर्म एक्सप्रेस रुकने वाली नहीं है, उसका असर वैश्विक तौर पर दिखाई देता है और बहुत ही सशक्त नेता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी को देखा जाता है। आप देख रहे हैं फ्रांस के साथ उनकी बायलैटरल भी हो चुकी है या फिर अभी बात होने वाली है। दूसरे देशों के साथ भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बायलैटरली अभी हमने जो मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, चाहे वो एफ्टा के साथ हो, पहली बार भावना आपको बताएं कि यहाँ पर 4 देश हैं पास में ही, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड बिल्कुल हमारे करीब है, लिंचेस्टीन और आइसलैंड। इन चारों देशों ने अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट किया, जो आज से पहले किसी भी ट्रेड डील में नहीं हुआ था। अभी हमने EU जो कि सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक है, अमेरिका से इतर हट करके हमने EU के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया और सभी लोग ये मान रहे हैं कि जितनी बड़ी इकोनॉमीज है जिसमें यूरोपियन यूनियन के भी बड़े देश शामिल है G7 में, उनका भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ किया हमने, UAE के साथ किया, ओमान के साथ हमने समझौता किया है। तो भारत का दायरा लगातार बढ़ रहा है, हम वर्ल्ड के साथ ज्यादा एंगेज हो रहे हैं, बड़ी शक्ति के रूप में। बिल्कुल, जिस तरीके से विदेश नीति में हम बदलाव देख रहे हैं, भारत लगातार राष्ट्र प्रथम नीति के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और वो जानता है कि देश के हित किस और देश के हितों के साथ मेल खाते हैं और ऐसे में अपनी विदेश नीति में विस्तार करता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जानकारियों के साथ अजय मिश्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। घर का खर्च चलाने के लिए रोहन की पढ़ाई वाली FD तोड़नी पड़ी और उसके डॉक्टर बनने का सपना भी। काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें यानी कि कमर्शियल फ्लाइट शुरू हो गई है। ये देश के विमानन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हवाई अड्डे के लिए अपनी जमीन देने वाले किसानों के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें पहली उड़ान से लखनऊ ले जाया गया। नागर विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी हुई है। इस प्रोजेक्ट से यूपी की GDP में 1% से अधिक का योगदान दिखने वाला है और साथ ही साथ ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसे कहा जा रहा है वो कैसे गेम चेंजर होगा। वो गेम चेंजर ऐसे होगा कि यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में ये मदद करेगा, यानी कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है उसको मजबूती यहाँ मिलती हुई नजर आएगी। जेवर से लॉजिस्टिक्स हो, ट्रेड हो और एक्सपोर्ट्स हो, नया कार्गो हैंडलिंग सेंटर हो, ये सब जेवर के कुछ
फीचर्स हैं जो आप देखेंगे और साथ ही साथ लॉजिस्टिक्स लागत में 10 से 15% की कमी होगी इस जेवर एयरपोर्ट से, जहां कमर्शियल उड़ानें अब शुरू हो चुकी हैं। इसके साथ आपको बता दें कि कृषि, एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के निर्यात में भी यहाँ से वृद्धि होती हुई नजर आएगी। ग्लोबल कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ेगी जेवर से, और अगर ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो निवेश ज़्यादा आएगा। ऐसे में इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके साथ होटल, शॉपिंग, वेयर हाउसिंग सेक्टर में भी तेज़ी देखने को मिलेगी। और नोएडा से दिल्ली, लखनऊ के बीच जो उड़ान शुरू हुई है, कमर्शियल उड़ानें शुरू हो गई है, और साथ ही साथ बेहतर कनेक्टिविटी से पर्यटन को भी बहुत बढ़ावा मिलने वाला है। टूरिज्म सेक्टर को एक बड़ा बूस्ट यहाँ से मिलता हुआ नजर आएगा। टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को भी जेवर से यहाँ मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। आज एयरपोर्ट से उड़ानें प्रारंभ हो रही हैं। मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। यूपी का जेवर आर्थिक तरक्की का बड़ा इंजन साबित होने वाला है। सिर्फ रोजगार के नजरिए से बात करें तो शुरुआती 5 वर्ष में 20,000 से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होते हुए नजर आएंगे। और क्या कुछ हो सकता है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि जो शुरुआती 5 साल है, यानी आप से 5 साल है, 20,000 से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे। एयरपोर्ट ऑपरेशंस में रोजगार मिलेगा, यानी ग्राउंड ऑपरेशंस में रोजगार मिलने के अवसर पैदा होंगे। ग्राउंड हैंडलिंग हो, सुरक्षा समेत हॉस्पिटैलिटी हो, उसमें भी नौकरी के अवसर पैदा होंगे। इसके साथ साथ निर्माण, होटल, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट का काम भी बढ़ेगा। और युवाओं के लिए ये बेहतर अवसर लेकर आएगा, क्योंकि युवाओं के लिए हाई क्वालिटी जॉब्स के अवसर यहाँ से मिलते हुए नजर आएंगे। और साथ ही मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल फैसिलिटी से आएंगे हजारों करोड़ रुपए। यानी कि जेवर एयरपोर्ट सिर्फ यात्रियों को सुविधाएं प्रदान नहीं करेगा, आर्थिक मदद भी करेगा, प्रगति में भी बेहद ही लाभदायक साबित होगा। इसके साथ रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में भी बड़ी मदद मिलने वाली है। अगर हम बात करें जेवर की, यमुना एक्सप्रेसवे में प्रॉपर्टी कीमत बढ़ी है, यानी कि रियल एस्टेट को भी यहाँ बूस्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में प्रॉपर्टी की कीमतों में लगातार वृद्धि देखने को मिली है, क्योंकि बात यही हो रही थी बड़े समय से कि जेवर खुलेगा, जेवर खुलने से जो आसपास की जो प्रॉपर्टी है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। इसके साथ आपको बताएं कि रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की जब बात करें तो होटल, शॉपिंग, वेयर हाउस में भी बहुत तेज़ी देखने को मिली है। रेजिडेंशियल हब बने और होटल, शॉपिंग, वेयर हाउस सेक्टर में भी बहुत इजाफा देखने को मिलेगा। तो आने वाले सालों में इस जेवर एयरपोर्ट से उत्तर प्रदेश की और साथ ही साथ अगर आसपास की इलाकों की बात करें तो एक यहाँ से बदलती हुई तस्वीर नज़र आती हुई नज़र आएगी। और ये बदलती हुई तस्वीर आर्थिक प्रगति की है। और जब हम विकसित भारत एट 2047 के विजन की बात करते हैं, उसमें ये जेवर एयरपोर्ट अपने आप में एक गेम चेंजर साबित होगा और आर्थिक प्रगति का इंजन साबित होगा। आइए अब बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब में विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने की सबसे बड़ी कवायद शुरू हो गई है। चुनाव आयोग के निर्देश पर पंजाब में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR 2026 के तहत मतदाता सूची का व्यापक सत्यापन किया जाएगा। इस अभियान का मकसद फर्जी, डुप्लीकेट, मृत और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाकर चुनावी प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाना है। इस प्रक्रिया के तहत आज से BLOs की ट्रेनिंग करवाई जा रही है, जो 24 जून तक चलेगी। उसके बाद 25 जून से बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर मतदाताओं की तस्दीक करेंगे। इस दौरान मतदाताओं से निर्धारित प्रपत्र भरवाए जाएंगे और जरूरी दस्तावेजों की जांच भी की जाएगी। चुनाव आयोग के अनुसार पंजाब में करीब 2 करोड़ 14 लाख से ज्यादा मतदाता है। इन सभी मतदाताओं के रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए हजारों BLO और चुनाव कर्मचारी मैदान में उतरेंगे। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में केवल पात्र मतदाताओं के नाम ही शामिल रहे। चुनाव आयोग के मुताबिक तेजी से हो रहे शहरीकरण, चुनाव लोगों के पलायन, नए मतदाताओं के जुड़ने और मृत मतदाताओं के नाम हटाने के लिए यह प्रक्रिया जरूरी है। विशेष अभियान के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी, जिस पर दावे और आपत्तियां भी दर्ज कराई जा सकेंगी।
खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने अपने सभी वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में प्रवेश और गतिविधि शुल्क को 2 गुना कर दिया है, ताकि पर्यटकों के प्रबंधन में सुधार किया जा सके और राजस्व बढ़ाया जा सके। संशोधित नियम पूरे राज्य के प्रमुख संरक्षित वन क्षेत्रों और अभयारण्यों पर लागू होंगे। भारतीय नागरिकों के लिए प्रवेश शुल्क पहले 3 दिनों के लिए 300 रुपये प्रतिदिन, इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए 500 रुपये प्रतिदिन देना होगा। तो पहले 3 दिन के लिए शुल्क 300 रुपये और उसके बाद उससे ज़्यादा दिनों के लिए 500 रुपये प्रतिदिन ये शुल्क देना होगा। विदेशी नागरिकों की बात कर ले तो पहले 3 दिनों के लिए उनके लिए जो शुल्क है वो 600 रुपये हर रोज़ का होगा और उसके बाद अगर ज़्यादा दिन होते हैं तो 1000 रुपये प्रतिदिन देना होगा। स्कूली छात्रों की बात करते हैं, यहाँ उनको 50% की छूट मिलने वाली है। और अगर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की बात की जाए, यानी कि 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए जो प्रवेश है वो फ्री होगा, यानी कि निःशुल्क रहेगा। मोबाइल फैन कैमरे का उपयोग भी मुफ्त रहेगा। तो हिमाचल प्रदेश में अगर अभयारण्यों की बात करें, वन क्षेत्रों की बात करें, तो उनके जो एंट्री फी है उसमें ये बदलाव किया गया है और विदेशी नागरिकों के लिए अलग है और भारत के नागरिकों के लिए ये शुल्क अलग रहेगा। इसके साथ अगर 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए जो प्रवेश है वो निःशुल्क रहेगा। अब बात कर लेते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा की। इसके लिए पुरी में जोर शोर से रथ बनाने का काम चल रहा है। अक्षय तृतीया पर पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ यह काम शुरू हुआ है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के 3 भव्य रथों को तैयार करना और उन्हें जोड़ना शामिल है। तीनों रथों में ताग, बटन, बाड़िया का कार्य शुरू हो गया है। रथों के ऊपरी भाग की वेदी के आगे के हिस्से को छोड़कर आगे और पीछे की ओर ताग, बाड़िया किया जा रहा है। इसके बाद रथ वेदी के चारों ओर पट्टा लगाने का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा पोतल निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। और अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल में राजनीतिक समीकरण बदलते हुए जिस तरीके से नजर आ रहे हैं, वो भी खासकर टीएमसी के तृणमूल कांग्रेस से बगावत करने वाली सांसद डॉक्टर काकोली घोष दस्तेदार ने नया दावा करके ममता गुट के लिए मुश्किल और बढ़ा दी है। 19 सांसदों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी सामने आने के बाद कल जब ममता के करीबी सुदीप बंदोपाध्याय ने भी बगावत का झंडा बुलंद कर लिया तो ममता का खेमा हैरान रह गया। ये सभी सांसद बंगाल बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव के घर जुटे थे, लेकिन इसके बाद काकोली ने यह कहकर और हलचल पैदा कर दी कि बागी सांसदों की संख्या 20 से बढ़कर 22 हो गई है। अब ऐसे में राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठ रहा है कि यदि सुदीप 20वें सांसद है तो बाकी बागी 2 सांसद आखिरकार कौन है, जिनके बारे में काकोली घोष दावा कर रही है। वहीं काकोली घोष के नेतृत्व में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से सदन में अपने गुट के सांसदों को अलग बिठाने की मांग की गई है। ये भी जानकारी दी गई है कि वो अपने गुट का विलय नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एनसीपीआई के साथ कर रहे हैं। काकोली का कहना है कि उनके साथ 20 सांसद हैं, जो तृणमूल के 28 सांसदों के 2/3 से ज्यादा है और वो टीएमसी से अलग होकर एनडीए के साथ काम करेंगे। तो क्या बड़ा सवाल यह है कि टूटने की कगार पर है तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि एक के बाद एक। आगे बढ़ते हुए आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव इस समय योग दिवस की तैयारियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधा लिए चलते हैं आपको वहां पर। चुका है। आज करोड़ों लोग योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना रहे हैं। साथियों, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग। यह विषय वर्तमान की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक को संबोधित करता है। बढ़ती आयु के साथ स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से सशक्त जीवन जीने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक स्तर पर अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हो रहा है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के समन्वय से विश्व भर में भारत के 210 से अधिक विदेशी मिशनों द्वारा लगभग 2500 स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
ये यही दर्शाता है कि योग आज भारत की सांस्कृतिक विरासत से आगे बढ़कर संपूर्ण विश्व के साझा स्वास्थ्य आंदोलन का स्वरूप ले चुका है। इसी क्रम में मुझे यह घोषणा करते हुए भी अत्यंत खुशी हो रही है कि 14 जून को मुख्य आयोजन के पूर्व आयोजित एक विशेष योग कार्यक्रम में 4 लाख से अधिक लोगों ने एक साथ लाइव योग सत्र में भाग लेकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि भारत में योग के प्रति जन भागीदारी किस प्रकार निरंतर नए आयाम स्थापित कर रही है। मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी। साथियों, IDY 2026 का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम 21 जून को पश्चिम बंगाल की ऐतिहासिक राजधानी कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा, जिसका नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इससे पहले IDY 2026 की तैयारी के अंतर्गत देश भर में विभिन्न काउंटडाउन कार्यक्रम के सफलतापूर्वक भी आयोजित किए गए हैं। नई दिल्ली में 100 दिवसीय काउंटडाउन कार्यक्रम हुआ, महाराष्ट्र के लोनार में 75 दिवसीय कार्यक्रम, हैदराबाद के कान्हा शांतिवनम में 50 दिवसीय आयोजन का तथा खजुराहो में 25 दिवसीय काउंटडाउन ने देश भर में योग के प्रति अभूतपूर्व उत्साह पैदा किया है। इसी क्रम में 13 जून से 20 जून तक गंगोत्री से गंगा सागर गंगा तट योग यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। गंगोत्री, हरिद्वार, वाराणसी, पटना, हुगली और गंगा सागर तक यह विशेष अभियान योग, पर्यावरण संरक्षण, नदी संस्कृति और जन भागीदारी को एक सूत्र में जोड़ने का काम करेगा। कोलकाता में भी 19 और 20 जून को विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 19 जून को दौड़ से ध्यान कार्यक्रम के माध्यम से फिटनेस और मानसिक स्वास्थ्य का संदेश दिया जाएगा। वही 20 जून को पश्चिम बंगाल दिवस और वंदे योगम जैसे विशेष आयोजनों के माध्यम से योग, राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक विरासत का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त कोलकाता में आम नागरिकों को मुख्य आयोजन से जोड़ने और व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष योग कार्निवल, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ, आकर्षक ड्रोन शो तथा हुगली नदी पर 500 नौकाओं पर सामूहिक योग प्रदर्शन जैसे विशेष आयोजन भी किए जा रहे हैं। मैं सभी नागरिकों से यह आग्रह करता हूं कि यदि आप घर से इस आयोजन में जुड़ रहे हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ योग करते हुए अपनी एक सेल्फी ले, उसे सोशल मीडिया पर साझा करें और पूरे विश्व को यह संदेश दे कि भारत योग को केवल अपनाता ही नहीं बल्कि उसे जन जन का उत्सव बनाता है।
तो आप देख रहे थे योग दिवस से पहले जो तैयारियां हैं वो कैसी हैं। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बता रहे थे कि कोलकाता में जो मुख्य योग का कार्यक्रम है वो 21 जून को आयोजित होने वाला है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और अगर डिजिटल तरीके से देखें तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हाल ही में योग दिवस से पहले मनाया गया है, जब डिजिटल तरीके से देश और दुनिया से लोग जुड़े हैं। रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको पश्चिम बंगाल से जुड़े खबर दिखाएंगे। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। मैं तो रेडी हूँ यार, बड़े मजे आने वाले हैं। चल पड़े ट्रैकिंग पे। अरे आंटी, हम कोई ट्रैकिंग पे नहीं, दर्शन करने जा रहे हैं। ये है नया भारत, जागा हुआ भारत, विरासतों से और जुड़ा हुआ भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत। जहाँ जहाँ जाते हैं सुविधाएं वहाँ पहले ही पहुँच गई होती हैं। 12 साल आस्था के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और ब्रेक से जाने से पहले हम आपको पश्चिम बंगाल से जुड़ी खबर दिखा रहे थे कि कैसे टीएमसी के 20 सांसद बागी हो चुके हैं और एनसीपीआई यानी कि नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ विलय करने की बात यहां की जा रही है। और ये जो बागी सांसद हैं उनकी तस्वीर और नाम आप देख रहे हैं। डॉक्टर काकोली घोष जो कि 12 सीट से हैं, इसके साथ अबू ताहिर खान, पार्थ भौमिक, बापी हलदार, श्यानी घोष, ये अलग अलग सीट से जो सांसद हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से सांसद। माला रॉय, मिताली बाग, दीपक अधिकारी, कालीपत सोरेन जो टीएमसी के सांसद हैं। 28 सांसदों में से 20 सांसद जो हैं वो टीएमसी से अब उन्होंने अपना दामन छोड़ दिया। जून मालिया, अरूप चक्रवर्ती, डॉक्टर शर्मिला सरकार, प्रसून बंदोपाध्याय, ये भी कुछ और नाम है। इसके साथ साथ असित कुमार मौल, शताब्दी रॉय, रचना बनर्जी, सुदीप बंदोपाध्याय, ये ऐसे 20 नाम हैं पश्चिम बंगाल के वो टीएमसी के सांसद जो लगातार टीएमसी के साथ जुड़े हुए थे और एक मजबूत पार्टी के तौर पर इसे देखा जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में टीएमसी की करारी हार हुई है, उसके बाद एक एक करके ये सभी सांसद ने टीएमसी का दामन छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और एनसीपीआई, नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसकी एकदम चर्चा शुरू हो गई है, आखिरकार आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या ये उतनी ताकतवर है। आपको इस पार्टी के बारे में बताया तो त्रिपुरा में पंजीकृत ये पार्टी है जिसका नाम है एनसीपीआई। अब एनसीपीआई में कोई विधायक या सांसद नहीं है, राज्य में इसकी सीमित राजनीतिक उपस्थिति है। इसके साथ जो लोकप्रियता आई है, एकदम एनसीपीआई की बात होने लग गई है और ये चर्चा में आ गई है, वो तब आई है कि टीएमसी बागियों ने अचानक ये कहा है कि वे एनसीपीआई के साथ विलय कर रहे हैं। ऐसे में एनसीपीआई की पहचान ऐसे में बढ़ गई है। लेकिन अगर राजनीतिक पहचान की बात की जाए तो उतनी राजनीतिक पहचान नहीं है, ना ही कोई ऐसा रिकॉर्ड है जिसके लिए कहा जा सकता है कि बेहद ही लोकप्रिय पार्टी है। तो टीएमसी के जो ये बागी सांसद है अब एनसीपीआई के साथ विलय की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे, अब स्पीकर के फैसले पर नजर है कि क्या वो ये फैसला लेते हैं। जो ये फैसला लेने के बाद डॉक्टर काकोली ने कहा है कि अब टीएमसी से अलग जो ये सांसद है ये अलग परिवार है, यानी कि इस परिवार को अलग बैठने की जगह मिलनी चाहिए। और इन्होंने स्पीकर से ये गुहार भी लगाई है। इससे पहले कल जब दोनों गुट के सांसद मिले तो हमने देखा स्पीकर से मिले और बड़ी बातें निकलकर सामने आई। क्या क्या वो बड़ी बातें निकल के आई आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही है कि टीएमसी बागी सांसदों ने अलग सीट मांगी है। डॉक्टर काकोली घोष ने कहा है कि नई पार्टी अभी एनडीए की समर्थक है, ऐसे में इनकी सीट भी अलग होनी चाहिए, ये दावा किया जा रहा है। अब ये जो बागी गुट है वो कहा जा रहा है कि ये 2/3 से ज्यादा, यानी कि टीएमसी के पास कुल 28 सांसद हैं, 20 सांसद पहले ही बागी हो चुके हैं और काकोली घोष कह रहे हैं कि 2 और सांसद हैं। हालांकि उनके नाम सामने नहीं आए। ममता गुट की ओर से अलग मान्यता का विरोध है। वो कह रही है कि अगर इस तरीके से अलग इसी चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा और अगर इसी चुनाव चिन्ह पर उनको नहीं बैठना है तो ये असंवैधानिक हो जाता है। ऐसे में राजनीतिक गहमा गहमी बढ़ चुकी है। ममता के विरोधी सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा है कि असली टीएमसी पर अब कोर्ट फैसला लेगी, यानी कि
कि अब ये पूरा मामला कोर्ट जाएगा। जिस तरीके से हमने देखा था शिवसेना और एनसीपी के साथ, कुछ ऐसा ही मामला अब टीएमसी के साथ भी होता हुआ नजर आ रहा है। जो ये बागी गुट है वो टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर भी दावा कर रहा है, यानी कि अब असली चुनाव चिन्ह टीएमसी का किसके पास है, ममता के पास, या फिर ये जो सांसद है बागी हो गए और अलग से उन्होंने गुट बना लिया है, अब टीएमसी का असली चुनाव चिन्ह किसके पास जाएगा। अब कहा जा रहा है कि ये मामला पूरा कोर्ट में जाएगा। देखना होगा कि आगे कैसे ये मामला आगे बढ़ता है। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां अमेरिका और ईरान के लंबे संघर्ष के बाद शांति के बादल नजर आ रहे हैं। दोनों देश नाकेबंदी को हटाने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए शांति फ्रेमवर्क पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने लिखा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को बिना किसी शुल्क के खोलने की पूरी मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी को तुरंत हटाने की अनुमति देने की भी बात कही है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ डील अब पूरी हो गई है और हॉर्मुज शुक्रवार को खुल जाएगा। साथ ही ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी खत्म करने का आदेश दिया गया है। ट्रंप का कहना है कि डील पर आधिकारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार 19 जून को स्विट्जरलैंड में होगा। हालांकि पोस्ट में यह नहीं बताया गया कि ईरान के साथ हुई डील में क्या क्या शामिल है। डील के बाद यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली भी ईरान पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए तैयार हो गए हैं। अमेरिका ईरान के शांति समझौते के बाद दुनिया भर में तेल की कीमतों में भी बदलाव देखा जा रहा है। दरअसल ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर दुनिया के जहाजों के इंजन को चालू करने और तेल को बहने दो का बयान दिया था, जिसके बाद ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स में 4% की गिरावट आई, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 4.6% से ज्यादा गिर गया। शांति समझौते के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर चिंताजनक बयान दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान अमेरिका के साथ अंतिम परमाणु समझौता नहीं करता है तो अमेरिका फिर से तेहरान पर सैन्य हमले शुरू कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका पश्चिम एशिया में एक तरह से संरक्षक की भूमिका निभा सकता है और बदले में क्षेत्र की कमाई का 20% हिस्सा ले सकता है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जो समझौता हुआ है उससे हॉर्मुज स्ट्रेट को हमेशा के लिए बिना किसी शुल्क के इस्तेमाल के लिए खुला रखा जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के विरोध के बावजूद उन्होंने इजराइल को परमाणु विनाश के खतरे से बचाया है। तो ये ट्रंप तमाम दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो समझौता है वो हो चुका है, इस पर हस्ताक्षर जो है वो होने बाकी है, जो 19 जून को स्विट्जरलैंड में होंगे। आइए अब खेल से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं और इस समय दुनिया भर में फुटबॉल फीवर चढ़ा हुआ है, क्योंकि फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई खबरें अब हम आपको दिखाने वाले। और फीफा विश्व कप की बात करें तो 4 बार की विजेता जर्मनी ने विश्व कप में पहली बार खेल रही कुराकाओ को 7-1 से मार दी है। ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप ई के मैच में जर्मनी ने 6वें मिनट में पहला गोल किया। हालांकि कुराकाओ ने 21वें मिनट में बराबरी का गोल दागकर सबको चौंका दिया। कुराकाओ आकार और जनसंख्या के हिसाब से विश्व कप में हिस्सा लेने वाला सबसे छोटा देश है। इसके बाद जर्मनी ने कोई मौका नहीं दिया और एक के बाद एक गोल करते हुए मैच को 7-1 से अपने नाम किया। जर्मनी के फुटबॉल प्रशंसकों ने बर्लिन में साथ मिलकर मैच देखा और टीम की जीत का जश्न मनाया। 12 साल में यह पहला मौका रहा जब 4 बार की चैंपियन जर्मनी ने जीत के साथ विश्व कप अभियान शुरू किया। टीम 2018 और 2022 के विश्व कप में पहले दौर से ही बाहर हो गई थी। जर्मनी का अगला मुकाबला आइवरी कोस्ट में खेला जाएगा। कुराकाओ के प्रशंसकों ने अपनी टीम के पहले विश्व कप मैच का जश्न मनाया। पहले ही टीम को जर्मनी के खिलाफ 7-1 से करारी मात मिली, लेकिन टीम के प्रशंसकों का मानना है कि उनके छोटे से देश के लिए विश्व कप में खेलना ही एक बड़ी बात है। कुराकाओ विश्व कप में हिस्सा ले रहा सबसे छोटा देश है। कुराकाओ का अगला मुकाबला इक्वाडोर से होगा। फीफा विश्व कप में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हरा दिया। आइवरी कोस्ट के लिए डियालो ने 90वें मिनट में विजय गोल किया। जापान ने 2 बार पिछड़ने के बाद वापसी की और फीफा विश्व कप में अपने पहले मैच में नीदरलैंड्स के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। मैच का पहला हाफ थोड़ा नीरस रहा, लेकिन दूसरे हाफ में रोमांचक खेल देखने को मिला। एक समय लग रहा था कि नीदरलैंड्स मैच जीतने में कामयाब रहेगी। जापान की ओर से दाइची कामादा ने आखिरी मिनट में गोल करते हुए ड्रॉ कराने में कामयाबी पाई।
जापान और नीदरलैंड्स का मैच ड्रॉ होने के बाद जापान के प्रशंसक काफी खुश नजर आए। उनका मानना है कि उनकी टीम ने नीदरलैंड्स को ड्रॉ पर रोककर एक बड़ा काम किया है। जापान के साथ मुकाबला ड्रॉ होने के बाद नीदरलैंड्स के प्रशंसक काफी निराश दिखे। नीदरलैंड्स के प्रशंसकों का मानना है कि ये मैच उनकी टीम को जीतना चाहिए था। कामादा के 88वें मिनट में किए गए बराबरी के गोल से डच प्रशंसकों को झटका लगा। ईरान की फुटबॉल टीम फीफा विश्व कप मैच खेलने के लिए रविवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मैनहट्टन बीच पर स्थित अपने होटल पहुंची। ईरान की टीम इस विश्व कप में पहली बार अमेरिका आई है। उनका बेस कैंप मेक्सिको में है। ईरान को विश्व कप में अपना पहला मुकाबला आज देर रात न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है। केप वर्डे टीम के प्रशंसक विश्व कप में अपनी टीम के पहले मैच को लेकर काफी उत्साहित हैं। विश्व कप में आज केप वर्डे का सामना स्पेन से होगा। प्रशंसकों का मानना है कि मैच का परिणाम जो भी हो, उनकी टीम विश्व कप फाइनल में खेल रही है, यही उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आज विश्व वायु दिवस है, जिसका उद्देश्य पवन ऊर्जा के महत्व को रेखांकित करना और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में इसकी भूमिका को बढ़ावा देना है। भारत का पवन ऊर्जा क्षेत्र पिछले एक दशक में तेजी से आगे बढ़ा है। आइए ग्राफिक्स को जरिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से हरित भविष्य की ओर इस समय बढ़ता हुआ भारत नजर आ रहा है। भारत की पवन ऊर्जा क्षमता 21.04 गीगावाट थी, जो मार्च 2026 तक बढ़कर 56.09 गीगावाट हो गई है। यानी इसमें लगभग 2.66 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा 28 गीगावाट क्षमता की नई परियोजना पर काम जारी है। वर्ष 2025-26 में भारत ने 6.05 गीगावाट की रिकॉर्ड वार्षिक क्षमता वृद्धि हासिल की है, जो पिछले वर्ष के रिकॉर्ड से भी अधिक है। पवन ऊर्जा उत्पादन का लगभग 45% हिस्सा उच्च मांग के समय उपलब्ध होता है, जिससे सौर ऊर्जा को पूरक सहायता मिलती है और राष्ट्रीय ग्रिड की विश्वसनीयता मजबूत होती है। देश में विंड टर्बाइन निर्माण क्षमता भी लगातार बढ़ रही है। 1000 मेगावाट ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट के लिए 6,853 करोड़ की फंडिंग हुई है। योग साधना में ओमकार का उच्चारण मन को एकाग्रचित्त बनाता है। आइए देखते हैं योगाभ्यास में ओमकार का उच्चारण कैसे लाभकारी है। आप इस रिपोर्ट को देखिए। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। योग भारतीय संस्कृति की एक प्राचीन और महत्वपूर्ण विधा है, जिसका उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करना है। योगाभ्यास में ओम का विशेष महत्व माना जाता है। ओम को पवित्र ध्वनि तथा आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक माना गया है। योग और ध्यान की विभिन्न विधियों में इसका नियमित रूप से उपयोग किया जाता है। योग शब्द के लिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात समत्व बुद्धि से युक्त मनुष्य इस जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। इसलिए तुम इस समत्व रूप योग से जुड़ जाओ, क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है। वहीं योगाभ्यास में ऋषि पतंजलि ने ओम का वर्णन इस प्रकार किया है। तस्य वाचकः प्रणवः, अर्थात ओम ईश्वर का प्रतीक है। योगाभ्यास में ओम के उच्चारण से मन की एकाग्रता बढ़ती है, जिससे ध्यान और समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। ओम हमारे शरीर के विभिन्न चक्रों को शक्ति प्रदान करता है और उन्हें मजबूत बनाता है। ओम का जाप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। वही उच्च ध्वनि में जाप करने से हृदय गति और मांसपेशियों की गतिविधि बढ़ जाती है। इस जाप से एकाग्रता, स्मृति और ध्यान बेहतर बनता है। अष्टांग योग के अंतर्गत आसन और प्राणायाम जहां शरीर और प्राण को साधते हैं, वहीं ओम का उच्चारण मन और आत्मा को साधता है। यह योगाभ्यास को एक उच्च आध्यात्मिक साधना में बदल देता है। ओम का जप भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की एक अमूल्य धरोहर है। यह व्यक्ति को मानसिक शांति, शारीरिक संतुलन, एकाग्रता और आध्यात्मिक विकास प्रदान करने में सहायक माना जाता है। वर्तमान समय की तनावपूर्ण जीवन शैली में नियमित रूप से ओम का जप जीवन में सकारात्मकता,
संतुलन और आंतरिक शांति लाने का एक प्रभावी साधन हो सकता है। निधि तिवारी, डीडी न्यूज।